नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। विट्ठल भाई पटेल के शताब्दी समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया विशेष डाक टिकट। ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में कहा, बिना सार्थक वाद विवाद के विधानसभाएं होती हैं निर्जीव। राजनीतिक हितों के लिए संसद विधानसभा में गतिरोध ठीक नहीं। बिहार में एसआईआर पर संग्राम जारी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा पर रविशंकर प्रसाद ने जमकर साधा निशाना। संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का लगाया आरोप। सैन्य क्षमता बढ़ाने में जुटा भारत। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का किया पहला सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और सेना को दी बधाई। उत्तराखंड के थराली में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। और क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास। सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखकर किया संन्यास का ऐलान। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली विधानसभा में आयोजित ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने विट्ठल भाई पटेल की मूर्ति पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। गृह मंत्री अमित शाह ने विट्ठल भाई पटेल पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन किया। प्रदर्शनी में विट्ठल भाई पटेल के जीवन, संसदीय योगदान और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका पर यह प्रदर्शनी आधारित थी। ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस देश के पहले निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में विट्ठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और किरेन रिजिजू, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी भाग ले रहे हैं। इस दौरान विट्ठल भाई पटेल पर डाक टिकट भी जारी किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में देश के स्वर्णिम इतिहास से लेकर स्वर्णिम भविष्य का जिक्र किया। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि दिल्ली विधानसभा में दिए गए महापुरुषों के भाषण देश भर की विधानसभाओं में संकलित हों, जिससे देश के युवाओं और विधायकों को प्रेरणा मिले। कई सारे महानुभावों ने अपने अनेक वक्तव्यों से इस सदन के अंदर देश की जनता की आजादी की उत्कंठता, आजादी के लिए इनकी जो एक आस थी, वो आस को शब्दों के माध्यम से देश के सामने रखने का काम करा। मेरा आग्रह है विधानसभा अध्यक्ष जी से कि सारे महानुभाव के विधानसभा में दिए हुए भाषणों का संकलन देश की सभी विधानसभाओं में उनकी लाइब्रेरी में उपलब्ध कराना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत ने अपनी विधायी परंपरा को संजो कर रखा है। विधानसभा का अध्यक्ष सदन का सेवक माना जाता है और निष्पक्ष फैसले लेता है। कई सारे देश हमने देखे हैं जिनकी शुरुआत तो लोकतांत्रिक तरीके से हुई, मगर 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक होते होते लोकतंत्र की जगह अलग अलग प्रकार का काम हुआ। कई सारे देशों में परिवर्तन के लिए खून बहा, युद्ध हुए, विद्रोह हुए। भारत एकमात्र ऐसा देश है विगत 80 साल में जो आजादी के बाद कई सारे परिवर्तन भारत की सत्ता में हुए, खून की एक बूंद बहे बगैर शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन भारत में किया। और उसका मूल कारण है कि हमने हमारी विधायी परंपरा को बहुत अच्छे तरीके से संजोकर रखा है। समय समय पर
समय अनुकूल हमने परिवर्तन भी किए और उसमें सभापति की भूमिका जो न्यायाधीश की है उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि निष्पक्षता और न्याय यही दो स्तंभ है जिन पर अध्यक्ष की गरिमा टिकी हुई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा में आयोजित ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संसद और विधानसभाओं में गतिरोध पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनहित के लिए सदन में सार्थक वाद विवाद बहुत जरूरी है। हम एक निष्पक्ष मंच अपने अपने प्रदेश की जनता की आवाज के लिए रखें। एक निष्पक्ष बहस पक्ष और विपक्ष के द्वारा हो, इसको हम सुनिश्चित करें और सदन की कार्यवाही विधानसभा के नियमों के अनुसार, लोकसभा राज्यसभा के नियमों के अनुसार हो, इसके लिए हम आग्रही बने, क्योंकि विचार मंथन ही ये लोकतंत्र में जनता की समस्याओं के निवारण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में कहा, संसद और विधानसभा संसदीय लोकतंत्र के केंद्र बिंदु हैं। उन्होंने कहा, संसद और विधानसभा का सुचारू रूप से चलना और सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। किरेन रिजिजू ने कहा, विपक्ष सरकार की आलोचना कर सकता है, लेकिन काम में बाधा डालना यानी देश को काम न करने देना गलत है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट और असेंबली ही केंद्र बिंदु है। यहां देश का सोच विचार वहां सम्मिलित होकर के झलकता है। अगर पार्लियामेंट ठीक से नहीं चलेगा, असेंबली ठीक से नहीं चलेगा, तो आप सोच लीजिए लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं सवाल निशाना खड़ा हो जाएगा। पार्लियामेंट और असेंबली चलना और वो भी जीवंत, वाइब्रेंट होना बहुत जरूरी है। निर्वाचन आयोग ने बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अब तक 98.2% मतदाताओं के दस्तावेज प्राप्त करने की जानकारी दी है। आयोग ने बताया कि 24 जून से शुरू हुए इस अभियान में अब तक कुल 98.2% मतदाताओं के दस्तावेज जमा हो चुके हैं। केवल 1.8% मतदाताओं के दस्तावेज आना बाकी हैं। 60 दिन तक चले इस अभियान में प्रतिदिन 1.64% की दर से दस्तावेज प्राप्त किए गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सभी जिलों के डीईओ 243 ईआरओ 2976 एईआरओ 90,712 बीएलओ और 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से ये प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में 7.24 करोड़ मतदाता ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल हैं। अब तक केवल 0.16% दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। वहीं 18 वर्ष पूर्ण करने वाले 3,28,847 नए मतदाताओं ने भी अपने फॉर्म 6 और घोषणा पत्र जमा कर दिए हैं। दस्तावेजों का सत्यापन 25 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने विश्वास जताया है कि जैसे गणना प्रपत्र संग्रह समय से पहले पूरा हुआ था, वैसे ही दस्तावेज संग्रहण का काम भी निर्धारित समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब लोकसभा सीट से सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोटर अधिकार यात्रा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनके साथ तेजस्वी यादव प्रतिदिन आरोप लगा रहे हैं कि वोट की चोरी नहीं होने देंगे। ये लोग जहां जीतते हैं वहां इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी के लिए तेजस्वी यादव की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के संपर्क में आकर उनकी बोली खराब हो गई है। जिस देश की जनता ने 3 बार उन्हें प्रधानमंत्री चुना, उनके लिए तेजस्वी अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव माफी मांगे और राहुल गांधी के संगत में ऐसा ना करें। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि जो लोग 2 जगह से वोटर हैं, क्या उन्हें दोनों जगह वोट देने दिया जाए? जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है वो वोट डालेंगे या जो स्थानांतरित हो गए हैं क्या वो मतदान करेंगे? मतदाताओं में 98.2% लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया।
98.2% लोगों ने। और क्या है, 7,24,00,000 मतदाता में सिर्फ 0.16% ऑब्जेक्शन आया है, मतलब बहुत माइनर। राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक चीज बताएं, क्या जो मर गए हैं उनको वोट देना चाहिए? यही कानून है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक चीज बताएं, जो 2 जगह वोटर हैं उनको वोट देने दिया जाए। और तीसरा, जो बिहार छोड़कर चले गए हैं लगभग 30 लाख लोग, उनको वोट देने दिया जाए। बिहार के भागलपुर जिले में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ा मामला सामने आया है। जांच में 2 पाकिस्तानी महिलाओं के नाम मतदाता सूची में पाए गए हैं। खास बात यह है कि दोनों महिलाओं के पास आधार और वोटर आईडी कार्ड भी मौजूद हैं। उन्होंने कई बार मतदान भी किया है। मामला सामने आने के बाद गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके नाम मतदाता सूची से हटाने का आदेश दिया। साथ ही चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय ने स्थानीय प्रशासन से इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। दोनों पाकिस्तानी महिलाएं भागलपुर के बीकनपुर मोहल्ले में रहती हैं। दोनों मूल रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के खुशाब जिले के रंगपुर गांव की रहने वाली हैं। मिली जानकारी के अनुसार फिरदौसिया जनवरी 1956 में 3 महीने के वीजा पर भारत आई थी। इमराना भी उसी साल 3 साल के वीजा पर भारत पहुंची। दोनों का वीजा खत्म होने के बाद वो अवैध रूप से रुक गईं और भूमिगत हो गईं। बूथ लेवल अफसर फरजाना खानम ने कहा कि विभाग की तरफ से उन्हें पाकिस्तानी महिला का नाम हटाने का आदेश प्राप्त हुआ था। आदेशानुसार फॉर्म भरकर नाम हटाने की प्रक्रिया का कार्य किया जा रहा है। मैं बीएलओ हूँ। मैंने एसआईआर के जरिए सत्यापन किया और वहाँ विभाग से हमें लेटर आया। वो लेटर के जरिए ही मैंने सत्यापन किया तो देखा कि ये, और विभाग के जरिए ही हमको वो पासपोर्ट वीज़ा नंबर आया, उसके ही जरिए उसके नाम हमको हटाने की अनुशंसा के लिए। वहीं जिलाधिकारी भागलपुर ने बताया कि फॉर्म 7 जो कि मतदाता सूची से नाम हटाने का फॉर्म है, उसके तहत नाम हटाने की प्रक्रिया जारी है। इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनका नाम वोटर लिस्ट में पाया गया था और लोगों ने वेरिफिकेशन के उपरांत उसका फॉर्म 7 है जो नाम डिलीशन के लिए वो भरा गया है। प्रक्रिया पूरी करके सुनवाई करके उस नाम को आवश्यकता अनुसार हटाया जाएगा। और अब बात करते हैं बदलते बिहार की। रोजगार की तलाश में गांव जवार, खेत खलिहान और अपनों का साथ छूटना और पलायन कभी बिहार की नियति बन गई थी, लेकिन बीते कुछ सालों में परिस्थितियां बदली हैं। बिहार के अलग अलग जिलों के निवासी मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद मुर्तजा और प्रियरंजन पासवान भी पलायन के इसी दर्द को जीने के लिए अभिशप्त थे। लेकिन बदलते बिहार में अब ये सपने राज्य में रहकर न केवल पहले से बेहतर जीवन जी रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल कायम कर रहे हैं। पलायन सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, संस्कार, संस्कृति, परंपराओं का और अपनों की भावनाओं का भी होता है। इस बोझ को उतारने का जिम्मा लिया है बिहार की एनडीए सरकार ने। राज्य में तेजी से हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने माइग्रेशन को रिवर्स माइग्रेशन में बदल दिया है। आज बिहार के विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में वैसे कामगार बड़ी संख्या में काम करते नजर आ रहे हैं जो वर्षों से काम धंधे के सिलसिले में पलायन का दंश झेल रहे थे। बात बदलते बिहार की अपनी इस स्पेशल सीरीज में हम ग्राउंड जीरो से ऐसे लोगों से आपको रूबरू करा रहे हैं जो कभी राज्य के बाहर काम कर रहे थे, लेकिन आज इन्हें अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। रोजगार की तलाश में अपना गांव घर छोड़कर दूर दराज शहरों की ओर निकल पड़ने के दिन अब गुजर चुके हैं। अपनों से दूर जाने की मजबूरी से भरी बिहार के लोगों के दिलों की टिस अब कम हो रही है। मोतिहारी के मोहम्मद आरिफ दिल्ली में काम करते थे, जबकि उनका सपना था कि वो बिहार में ही काम करें। आरिफ का सपना सच हो गया। तो हम लोग का एक सपना था कि बिहार में हम लोग काम करें। जब बिहार में फैक्ट्री आई तो हम लोग को बुलाया गया, तो हम लोग आए काम करने। तो यहाँ काम करें, हम लोग को ऐसा लगता था कि कभी बिहार में फैक्ट्री होगा कि नहीं होगा, हम लोग दिल्ली में रह जाएंगे, दिल्ली में काम करेंगे, दिल्ली में जो है पूरा ज़िंदगी बीत जाएगा। लेकिन बिहार में जब फैक्ट्री आया
तो बिहार में हम लोग काम करें तो बहुत अच्छा बेहतर फीलिंग होता है कि बिहार में हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से बिहार लौटे मोहम्मद शमीम को भी यहाँ बहुत सी सुविधाएं मिली हैं। वो बताते हैं, यहाँ पे बहुत चीज़ का सुविधा मिला, कंपनी के तौर से काम धाम के बोल स्वभाव बाथरूम उतरूम ऐसे बहुत चीज़ का सुविधा मिला, काम धाम अच्छा चलता है यहाँ पे। काम के सिलसिले में तमिलनाडु से बिहार लौटे मोहम्मद मुर्तजा अली की कमाई पहले से बढ़ी है। इस बात की सबसे खुशी है कि हम बिहार में काम कर रहे हैं। बिहार में यानी अपनी जगह पे 4 घंटे यहाँ से घर पहुँच जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे काम करने पे जो हम तमिलनाडु में कमा सकते थे उससे ज़्यादा हम बिहार में कमा रहे हैं। अभी हम फतुआ जिला पटना में फतुआ में हाई स्पीड कंपनी में काम कर रहे हैं। इससे पहले हम 2012 से लेकर के 21 तक के 10 साल हमने मैंने काम किया मुंबई में। अभी हाई स्पीड में मैं 3 साल होने जा रहा है, 3 साल से हैं सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं। पहले 1 साल हमने सिलाई का काम किया, फिर 2 साल से अभी सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं। बात बदलते बिहार की अपनी इस स्पेशल सीरीज में ग्राउंड जीरो से हम आप तक उन लोगों की कहानियां सामने ला रहे हैं जो काम के सिलसिले में पहले बिहार से पलायन कर गए थे, लेकिन फिर जब बिहार में रोजगार की बहार आई तो वो लौटकर वापस अपने शहर अपने राज्य आ गए और अब अपने श्रम के जरिए विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। अभी और भी ऐसी कहानियां हैं जो हम आप तक लेकर आएंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए? आप बने रहिए हमारे साथ। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर अभिवादन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कालातीत शिक्षाएं दुनिया भर में जीवन को उजागर करती हैं, हमें करुणा, विनम्रता और सेवा के मूल्यों की याद दिलाती हैं। ये शिक्षाएं मानवता को एकता और सद्भाव की भावना को मजबूत करने के लिए प्रेरित करती हैं। आइए हम हमेशा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी द्वारा दिखाए गए ज्ञान के मार्ग पर चलें और एक बेहतर दुनिया बनाने का प्रयास करें। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के तट से एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। आपको बता दें कि IADWS एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें सभी स्वदेशी त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल QRSAM, उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS मिसाइलें और एक उच्च शक्ति लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार DEW शामिल हैं। इस सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट लिखा कि मैं IADWS के सफल विकास के लिए DRDO, भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग जगत को बधाई देता हूं। इस अनूठे उड़ान परीक्षण ने हमारे देश की बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमता को स्थापित किया है और ये दुश्मन के हवाई खतरों के विरुद्ध महत्वपूर्ण सुविधाओं की क्षेत्रीय रक्षा को मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजधानी दिल्ली में गगनयात्रियों के सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए गगनयान मिशन को आत्मनिर्भर भारत की यात्रा का नया अध्याय बताया। जब हम भारत की स्पेस जर्नी की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन केवल
स्पेस में उपग्रह भेजने तक सीमित नहीं है। आज भारत चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। आज भारत गगनयान जैसे मिशंस के लिए भी पूरी तरह तैयार है। साथियों, मैं इसे केवल तकनीकी उपलब्धि के रूप में नहीं देखता, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का वह नया अध्याय है जहां हम विश्व की बड़ी स्पेस पावर्स के बीच पूरे गर्व के साथ खड़े हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने कहा, शुभांशु की यात्रा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। और साथियों, आज हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां अंतरिक्ष केवल सैन्य शक्ति या टेक्नोलॉजिकल स्किल को ही सिंबलाइज नहीं करता है, यह मानव सभ्यता की सामूहिक यात्रा का एक नया पड़ाव है। भारत ने हमेशा विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। और आज अंतरिक्ष में हमारे वैज्ञानिक और हमारे अंतरिक्ष यात्री उसी संदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की यह यात्रा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। यह बताएगी कि चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हृदय में श्रद्धा हो और कर्म में शक्ति हो तो आकाश भी हमारी सीमा नहीं रह जाता है। फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका आज से 3 दिन की भारत दौरे पर हैं। फिजी के प्रधानमंत्री राबुका की ये पहली भारत यात्रा होगी। सितिवेनी राबुका अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इससे पहले मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिजी की अपनी यात्रा के दौरान पोर्ट मोरेस्बी में फिजी के प्रधानमंत्री राबुका से मुलाकात की थी। फिजी के प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और फिजी के बीच दीर्घकालिक और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आपदा प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे। रक्षा मंत्री ने वहां चल रहे बचाव और राहत कार्यों का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सरकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। गौरतलब है कि किश्तवाड़ के चशोती इलाके में बादल फटने की घटना में 61 लोगों की मौत हो गई और लगभग 100 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और कल्याण के लिए भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रभावित लोगों के इलाज, पुनर्वास और राहत के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। एक दुखद हादसा हुआ था, वहाँ काफ़ी लोगों की जानें भी गई हैं। प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से लापता लोगों को पता करने की कोशिश की। अभी भी 32 लोग लापता हैं। प्रयास जारी है और राहत और पुनर्वास के भी अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। 4 करोड़ 13 लाख रुपए का वितरण अभी तक हो चुका है। जो लोग भी प्रभावित हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार भी उनके राहत और पुनर्वास की पूरी व्यवस्था करेगी। उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है। उन्होंने प्रभावितों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। प्रशासन लगातार राहत बचाव कार्यों में जुटा है। शुक्रवार रात हुई तेज बारिश से कई घर और दुकानें जमींदोज हो गए और अब तक एक युवती की मौत और एक बुजुर्ग के लापता होने की खबर है। आपदा में काफ़ी नुकसान हुआ है, जान माल की बड़ी क्षति हुई है। पेयजल लाइनें भी ध्वस्त हुई हैं, सड़कें पूरी तरह से आपदा की चपेट में आ गई, मकान आ गए हैं, लोग आ गए हैं। और यहाँ पर थराली में और चेपड़ों में दोनों स्थानों पर लोगों को उनके घरों से भी निकाला है। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, एम्स भी भेजा गया है। तो ज़रूरी सहायता है वो सब की जा रही है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी पहले सभी व्यवस्थाएं पटरी पर आएँ, बिजली व्यवस्था है, पानी व्यवस्था है, लेकिन उससे पहले
सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर जो जरूरी वहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए, दवाइयों के लिए, छोटे बच्चों के लिए दूध इत्यादि सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीतने वाले भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखकर इसका ऐलान किया। उन्होंने अपने पोस्ट के माध्यम से हर किसी का आभार जताया। पुजारा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 103 टेस्ट और 5 वनडे खेले। टेस्ट में उन्होंने 176 पारियों में 7,195 रन बनाए। इनमें 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। भारत के स्टार टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर इसका ऐलान किया। अपने पोस्ट में पुजारा ने लिखा कि भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ देना, इसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है कि यह कितना खास था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि हर चीज का एक अंत होता है और अत्यंत आभार के साथ मैं यह घोषणा करता हूं कि मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का निर्णय लिया है। चेतेश्वर पुजारा ने अपना टेस्ट डेब्यू अक्टूबर 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था, जबकि उन्होंने 2013 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया। पुजारा हाल फिलहाल में इंग्लैंड दौरे पर कमेंट्री करते दिखे थे। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट जून 2023 में इंग्लैंड में ही खेला था। उनका आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केनिंगटन ओवल में खेला गया विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 का फाइनल था। ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में भारतीय टीम को शिकस्त दी थी। पुजारा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 103 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 176 पारियों में 43.61 की औसत से 7,195 रन बनाए। इनमें 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 206 रन का रहा। वहीं पुजारा ने अपने करियर में 5 वनडे मैच खेले, जिनमें उन्होंने 39.24 की औसत से 51 रन बनाए। इसके अलावा पुजारा आईपीएल में 30 मैच खेल चुके हैं। उनकी 22 पारियों में उन्होंने 99.75 के स्ट्राइक रेट के साथ 390 रन बनाए। इसमें एक अर्धशतक भी शामिल है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।